मौजूद थे, लेकिन वे पूरी तरह छाया और प्रश्न चिन्हों से ढके हुए थे। उनके नाम और रैंक अभी भी पूर्ण रहस्य बने हुए थे। एक चमकती हुई सुनहरी चाबी जिसमें बड़ा लाल रत्न जड़ा था, उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थी। सिस्टम उसे एस रैंक टाइम रिफ्ट की के रूप में पहचानता है। यही एकमात्र साधन था जो टावर ऑफ डार्कनेस के प्राचीन द्वारों को खोल सकता था। सूचिन चाबी को छोड़ देता है और वह हवा में तैरने लगती है, जबकि उसका कंपन विशाल द्वार के साथ तालमेल बनाने लगता है। अब वह अपनी शक्तियों की असली परीक्षा लेने के लिए तैयार था। दो विशाल स्तंभों के बीच का स्थान अचानक हिंसक बैंगनी ऊर्जा के भौर में बदल जाता है, जिसकी कंपन से पूरा क्षेत्र कांप उठता है। सुचैन उस दरार के भीतर झांकता है और सोचता है कि दूसरी ओर आखिर किस तरह की दुनिया उसका इंतजार कर रही होगी। बैंगनी रोशनी अचानक उसे पूरी तरह निगल लेती है। एक तेज हवा के झोंके के साथ उसका शरीर सीधे टावर के हृदय में खींच जाता है। सूचन की आंखें चमकदार लाल रोशनी से जल उठती हैं, जबकि वह अपने नए परिवेश को देखता है। वह सामने देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसकी सांसें रुक सी जाती हैं, क्योंकि वह उस स्थान को पहचान लेता है जहां उसे पहुंचाया गया था। दृश्य खुलता है एक उजड़े हुए संसार में, जिसे फॉलन स्टार वेस्ट्स कहा जाता है। वहां एक अकेली आकृति विशाल बैंगनी आकाश गंगा के नीचे खड़ी दिखाई देती है। अचानक सुचेन एक अजीब एहसास से झटके की तरह कांप उठता है। उसकी आंखें उलझन में फैल जाती है। अगले ही पल एक भयानक और विशाल शक्ति उस पर आ गिरती है। उसका पूरा शरीर जोर से नीचे दब जाता है और वह दर्द भरी कराह के साथ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं, जबकि वह उस कुचल देने वाले दबाव के खिलाफ खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी उसे एहसास होता है कि इस जगह का ग्रेविटी सामान्य से कई गुना ज्यादा है। एक सिस्टम नोट उसके सामने उभरता है। इस सतह का ग्रेविटी लेवल अर्थ से 10 गुना अधिक है। सुचेन तुरंत स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और समझ जाता है कि जिस गेट से वह अंदर आया था वह पूरी तरह गायब हो चुका है। वह मन ही मन निष्कर्ष निकालता है कि इस मंजिल के बॉस को हराने के बाद ही वह गेट दोबारा खुलेगा। भारी दबाव के कारण उसे कुछ क्षण बैठकर सांसें संभालनी पड़ती हैं। सुचेन तेजी से अपनी संभावनाओं का हिसाब लगाता है। इस वातावरण में मैं अपनी अधिकतम शक्ति का केवल 30% ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे जितनी जल्दी हो सके इस जगह के अनुकूल बनना होगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार आता है, अचानक आकाश से एक विशाल चमकता हुआ पैर नीचे उतरता है। उसका वजन जमीन को हिला देता है जहां सूचन बैठा हुआ था। अब इस मंजिल का बॉस सामने आ चुका था। एक B- रैंक स्टार वॉरियर, जिसे फैंटम लायन कहा जाता है। ये समझते ही कि सामने वाला शत्रु उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, सूचन तुरंत सिस्टम कमांड सक्रिय कर देता है। लोडिंग, क्लास स्विचिंग। वह भारी सांसें लेते हुए प्रक्रिया शुरू करता है। अचानक सुनहरी बिजली उसकी हथेली के चारों ओर हिंसक रूप से चमकने लगती है। एक सूचना दिखाई देती है, प्रोसेस कंप्लीट, क्लास स्विच सक्सेसफुल। अब वह लेवल 10 लाइटनिंग असैसिन बन चुका था। नई शक्ति उसके शरीर में भर जाती है और उसके स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं। वह उस विशाल दैत्य को घूरता है और ठंडी आवाज में कहता है, तो इस मंजिल का दुश्मन तुम हो। उसकी हथेली में बिजली से बनी एक नई कटार आकार लेने लगती है। सुचेन उस झपटते हुए फैंटम लाइन का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वह दानव अविश्वसनीय गति से उस पर हमला करता है, लेकिन अपनी नई क्लास की शक्ति से बढ़ी हुई गति के कारण सुचेन किसी तरह बाल बाल बच निकलता है। वह दांत भींचकर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन यह भारी ग्रेविटी
अब भी उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था। मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? वह खुद को मजबूर करता है कि इस दबाव को सहते हुए आगे बढ़े। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। वह अपनी बिजली वाली कटार सीधे शेर के सीने की ओर घोंप देता है, लेकिन हमला उसके महत्वपूर्ण बिंदु से चूक जाता है और दैत्य पैरालाइज नहीं होता। सूजन की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं। मैं चूक गया। उधर फैंटम लायन बेहद सहजता से जमीन पर उतरता है। तभी सुचेन को अपनी योजना की सबसे बड़ी कमजोरी समझ आती है। यह अत्यधिक ग्रेविटी उसकी गति और हमलों की सटीकता को पूरी तरह प्रभावित कर रहा था। उसकी असैसिन क्लास लगभग अपने सारे फायदे खो चुकी थी। फैंटम लायन दहाड़ता है। वह इस वातावरण से बिल्कुल अप्रभावित दिखाई देता है। सूचन झुंझलाहट से उसे देखता है और सोचता है, लेकिन यह दानव तो पूरी आसानी से चल रहा है। तभी उस राक्षस की कॉस्मिक एनर्जी एक बार फिर भड़क उठती है और वह अगले हमले की तैयारी करने लगता है। अब सुचैन को उनके बीच की शक्ति का विशाल अंतर पूरी तरह समझ आ चुका था। क्या यही परगेटरी मैजिक टावर के भीतर के दानवों की असली ताकत है? ये साफ था कि उसकी वर्तमान क्लास इस लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपनी गलती समझते ही सूचन बिना एक पल खफवाए फिर से क्लास स्विच शुरू कर देता है। सिस्टम तुरंत पुष्टि करता है, क्लास स्विच कंप्लीट। अब उसके चारों ओर गुलाबी और नीली ऊर्जा की हिंसक आभा घूमने लगती है। उसकी आंखें शक्ति से चमक उठती हैं। वह घोषणा करता है, तो फिर मैं पर्गटोरी डीमन बनूंगा। उसका लेवल अब भी 10 था, लेकिन उसकी क्लास अब कुछ कहीं ज्यादा भयावह बन चुकी थी। परगेटरी डीमन क्लास कार्ड उसके सामने प्रकट होता है। एक दानवी सिंगों वाला स्टार वॉरियर, जिसकी शक्ति और सहन शक्ति असाधारण थी। ये उसकी तेज गति वाली असैसिन क्लास के बिल्कुल विपरीत था। उसकी पूरी शक्ति संरचना अचानक बदल जाती है। उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है, जबकि उसकी स्टैमिना 4 गुना तक पहुंच जाती है। इस नई शक्ति को महसूस करते ही सुचेन तुरंत समझ जाता है कि जीतने का असली तरीका क्या है। हर क्लास की अपनी अलग विशेषता होती है और क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज्यादा भरोसा वॉरियर क्लास पर किया जाता है, क्योंकि उसमें असाधारण ताकत और सहन शक्ति का लाभ मिलता है। अगले ही पल सूचन ऊंची छलांग लगाता है और अपनी नई एबिलिटी सक्रिय कर देता है। ग्रेविटी एनर्जी उसके पूरे शरीर में इकट्ठा होने लगती है और वह नीचे गिरने वाले प्रहार की शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचा देता है। उसकी मुट्ठी अब केवल एक साधारण हमला नहीं रह गई थी, बल्कि शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा का रूप ले चुकी थी। जैसे जैसे उसकी मुट्ठी नीचे की ओर बढ़ती है, उसके प्रहार की ताकत लगातार कई गुना बढ़ने लगती है। पहले 200%, फिर 400% और अंत में सीधे 600% तक पहुंच जाती है। सुचेन पूरी ताकत से दहाड़ता है और अपनी नई क्लास की संपूर्ण शक्ति को मुक्त कर देता है। वह समझ चुका था कि इस जगह का असामान्य ग्रेविटी अब उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके पक्ष में काम कर रहा है। इस वातावरण में उसके मुक्के की शक्ति पूरे 60 टाइम्स तक बढ़ चुकी थी। जो फैंटम लायन कुछ पल पहले तक आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब केवल भय से ऊपर देख पा रहा था। उसके सामने उतरती हुई वह विनाशकारी शक्ति किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं लग रही थी। सूचन की दहाड़ पूरे उजाड़ क्षेत्र में गूंज उठती है और अगले ही पल उसका हमला सीधे फैंटम लायन पर गिरता है। केंद्रित ग्रेविटेशनल एनर्जी की भीषण किरण उस दैत्य को धरती में इतनी ताकत से कुचल देती है कि पूरा क्षेत्र कांप उठता है। कुछ ही सेकंड में वह विशाल राक्षस मिट्टी और ऊर्जा के विस्फोट में बदल जाता है। सूचन की आवाज गूंजती है, मुझे रोकने के बारे में सोचने की भी मत कोशिश करना। सिस्टम तुरंत उस अंतिम वार की पुष्टि करता है और स्क्रीन पर ट्राईफेस ग्रेविटी कैलामिटी सुपर हेवी मोड लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इतनी विशाल शक्ति का उपयोग करने की कीमत भी थी।
सुचेन भारी सांसें लेने लगता है और उसका हाथ अत्यधिक दबाव के कारण पूरी तरह कांपने लगता है। वह एक विशाल गड्ढे के पास जमीन पर गिरा पड़ा था, वही गड्ढा जहां कुछ क्षण पहले फैंटम लायन खड़ा था। तभी सिस्टम की एक नई सूचना उसके सामने उभरती है। उसे फैंटम लायन बोन प्राप्त हो चुका था और उस दैत्य को मारने पर उसे 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले थे। उसी क्षण उसका लेवल बढ़कर लेवल 11 हो जाता है। फिर भी वह जमीन पर पड़ा भारी सांसें ले रहा था, क्योंकि यह लड़ाई उसे उसकी सीमाओं तक धकेल चुकी थी। सिस्टम उसकी शक्तियों का विस्तृत एनालिसिस दिखाता है और बताता है कि कार्ड पर मौजूद हर स्टार उसकी मूल शक्ति का गुणक है। जितने अधिक स्टार्स, क्लास स्विच के बाद उतनी अधिक शक्ति। इसके बाद सिस्टम उसकी दोनों क्लासेस की तुलना करता है। पर्गेटरी डीमन क्लास के पास 11 स्टार्स थे, जबकि लाइटनिंग असासिन के पास केवल 9 स्टार्स। इसका अर्थ साफ था कि डीमन क्लास का पावर बूस्ट कहीं अधिक था और उसकी रैंक भी उससे ऊंची थी। सुचेन मन ही मन सोचता है कि केवल एक बी माइनस रैंक दैत्य को हराने में ही उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। इसका मतलब ये था कि उसकी वर्तमान दोनों क्लासेस अभी तक बी रैंक की सीमा को पूरी तरह पार नहीं कर पाई थी। लेकिन तभी उसके मन में अचानक एक और विचार आता है। वह दैत्य के धीरे धीरे मिटते हुए अवशेषों को देखता है और सोचता है कि इस बार सिस्टम ने डिवोरेबल मार्क क्यों नहीं दिखाया। वह धीरे धीरे उठकर उजाड़ भूमि पर खड़ा हो जाता है और उसके सामने अगली मंजिल का गेट दिखाई देता है। लेकिन तभी उसके मन में एक भयावह संभावना जन्म लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली दुश्मन अभी तक सामने ही नहीं आया। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आता है, उसके सामने की हवा अचानक फटने लगती है। अंतरिक्ष में एक विशाल दरार बनती है, जो कुछ ही क्षणों में घूमते हुए काले वॉर्टेक्स में बदल जाती है। उस गहरे अंधकार के भीतर से अनगिनत चमकती हुई डरावनी आंखें उसे घूरने लगती हैं। और तभी सुचेन को भयानक सच्चाई समझ आती है कि जिस दैत्य को उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मारा था, वह असली बॉस नहीं, बल्कि केवल एक साधारण मॉब था। अगले ही पल फैंटम लायंस का पूरा झुंड उस दरार से बाहर निकल पड़ता है। सूचन अब भी इस सच्चाई के झटके से उबर नहीं पाया था कि अचानक उनमें से एक फैंटम लायन बिजली जैसी गति से उस पर टूट पड़ता है। सुचेन पूरी तरह से दब चुका था। फैंटम लायंस के झुंड का लगातार हमला उसे टुकड़ों में बांट रहा था। हर दिशा से पंजे और दांत उसके शरीर को चीर रहे थे। दर्द इतना भयानक था कि उसकी हड्डियां तक कांप उठी। लेकिन उसी क्षण उसके मन में परगेटरी डीमन की कही हुई बात गूंजने लगती है। अब जाकर मुझे उसके शब्दों का असली अर्थ समझ आया। उसके दिमाग में वह चेतावनी फिर से उभरती है। एक बार जब यह द्वार खुल जाएगा, तब तुम्हारा स्वागत केवल अंतहीन पीड़ा करेगी। उसी समय एक फैंटम लायन उसकी आंखों के सामने दहाड़ता है और उसकी गर्जना पूरे अंधकारमय क्षेत्र में गूंज उठती है। खून से लथपथ और पूरी तरह थक जाने के बावजूद सुचेन की इच्छा शक्ति टूटती नहीं है। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, शरीर पूरी तरह घायल था, लेकिन उसका मन अब भी अडिग था। तभी राक्षस की चेतावनी एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजती है। अब यह केवल सहन करने की बात नहीं रही, तुम्हें हर चीज पर विजय प्राप्त करनी होगी। उसी पल सुचेन दर्द भरी कराह के साथ अचानक जाग उठता है। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था और वह अपने छात्रावास के बिस्तर पर बैठा भारी सांसें ले रहा था। अभी अभी जो भयानक लड़ाई उसने झेली थी, वह वास्तव में उसके अपने मन के भीतर चल रही एक अत्यंत वास्तविक ट्रेनिंग सिमुलेशन थी। सुचेन अपने हाथ को कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि दर्द की वह अनुभूति अब भी उसके शरीर में ताजा थी। मांसपेशियों का फटना, त्वचा का हड्डियों से अलग होना, सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था
कि मानो वह सच में मरकर वापस लौटा हो। वह भारी सांस लेते हुए सोचता है कि मेरे सपनों का दर्द वास्तविकता से भी कहीं अधिक असली है। फिर उसका चेहरा कठोर हो जाता है और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प उभर आता है। यदि उसे और शक्तिशाली बनना है तो उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। परगेटोरी का यह अकेला और कठिन मार्ग अभी केवल शुरू हुआ है। दृश्य बदलता है। तारीख थी 20 मई 2157। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का विशाल सभागार छात्रों से भरा हुआ था, जहां ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट टीम फॉर्मेशन सेरेमनी आयोजित किया जा रहा था। मंच पर मुख्य मेज के पास बैठे डायरेक्टर गोंग शुन आराम से अपना पेय पी रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, मानो उनकी योजना बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही हो। पूरे सभागार में बेचैनी भरी फुसफुसाहट फैल चुकी थी। छात्रों के बीच खबर फैल गई थी कि इस बार केवल गिल्ड अलायंस के बड़े अधिकारी ही लाइव इंस्पेक्शन नहीं कर रहे, बल्कि परीक्षा के नियम भी अचानक बदल दिए गए हैं। एक छात्र धीरे से कहता है कि अब समझ आया कि इस साल परीक्षा के नियम क्यों बदले गए हैं। उसका दोस्त तुरंत सहमति में सिर हिलाता है। इस पूरे शोरगुल के बीच सुचेन अकेला बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और आसपास की किसी भी चर्चा का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। पिछले वर्षों में टीम फॉर्मेशन के लिए न तो सदस्यों की न्यूनतम संख्या तय थी और न ही रैंक रिस्ट्रिक्शन की कोई बाध्यता थी, लेकिन इस बार हर टीम में कम से कम 5 सदस्य होना अनिवार्य था और उनमें से कम एक सदस्य हाई ई रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए था। एक छात्र अनुमान लगाता है कि शायद यह बदलाव प्रतियोगिता को और रोमांचक बनाने के लिए किया गया है, जबकि दूसरा केवल कंधे उचकाकर कहता है कि कौन जाने। तभी डायरेक्टर गोंग शुएन अपनी थर्मस पर हल्का सा हाथ मारते हैं और पूरा सभागार शांत हो जाता है। वह गला साफ करते हुए घोषणा करते हैं कि इस बैच के सभी छात्रों की रैंक इंफॉर्मेशन उनके रिस्ट बैंड्स पर भेज दी गई है। सभी छात्र तुरंत अपने रिस्ट बैंड्स चेक करें और जितनी जल्दी हो सके अपनी टीम्स तैयार करें। घोषणा खत्म होते ही पूरा सभागार चमकते हुए होलोग्राफिक डिस्प्ले से भर उठता है। छात्र अपने रिस्ट डिवाइसेस सक्रिय करते हैं और रैंकिंग लिस्ट उनके सामने प्रकट हो जाती है। सूची में सबसे ऊपर गोंग टिंग का नाम था, जो डी रैंक हाई टियर पर मौजूद था। उसके नीचे डी रैंक और ई रैंक छात्रों की लंबी सूची दिखाई दे रही थी। सूचन का एक दोस्त जो चश्मा पहने हुए था तेजी से सूची को स्क्रॉल करता है और अचानक चौंक कर चिल्ला उठता है कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाकी दोस्त भी तुरंत स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। उनके सभी नाम ई रैंक में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सूची के सबसे नीचे मौजूद आखिरी नाम ने सबको पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। सूची के सबसे नीचे दिखाई देने वाला नाम था सुचेन। उसकी रैंक दर्ज थी लो ई रैंक। यह देखकर उसका चश्मा पहने दोस्त अविश्वास में सीधे उसकी ओर मुड़ जाता है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वह पूछता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी रैंक सिर्फ लो ई हो? लेकिन सूचन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी और उसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। कुछ ही क्षणों में यह खबर पूरे सभागार में फैल जाती है। छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि पहले तो चेन की इवैल्यूएशन एग्जाम में सी रैंक दिखाई दी थी, फिर अचानक यह लो ई रैंक कैसे बन गई। कुछ दूसरे छात्र उपहास भरी हंसी के साथ बोल पड़ते हैं कि इसका मतलब उस समय डीमन हार्ट मशीन सच में खराब हो चुकी थी। एक लड़का निराश होकर कहता है कि वह तो सोच रहा था कि यदि वह प्रेसिडेंट गोंगटिंग की टीम में शामिल नहीं हो पाया तो चेन की टीम में चला जाएगा, लेकिन अब तो पता चला कि वह केवल लोई रैंक निकला। दूसरा छात्र व्यंग्य से हंसते हुए कहता है कि अब तो कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहेगा। यह सुनते ही सुचेन की आंखों में हल्की लाल चमक उभरती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई नहीं देता,
लेकिन भीतर उठता हुआ क्रोध उसकी आंखों की चमक में महसूस किया जा सकता था। आसपास के छात्र लगातार बातें करते रहते हैं कि ग्रेजुएशन असेसमेंट इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा है कि कोई भी अपने साथ कमजोर लोगों का बोझ नहीं लेना चाहेगा। भीड़ में एक छात्र तंज कसते हुए कहता है कि उसी सुचेन ने कुछ समय पहले गोंग टिंग का निमंत्रण ठुकरा दिया था। अब वह जरूर अपनी उस गलती पर पछता रहा होगा। दूसरी ओर गोंग टिंग, जिसकी पीली आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, उस हलचल की ओर देखता है। उसका चेहरा अब भी भावहीन था। फिर वह मंच की ओर नजर उठाता है जहां उसका चाचा डायरेक्टर गोंग शुआन संतुष्ट मुस्कान के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी है। गोंगशुआन मन ही मन सोचता है कि उसका भतीजा अभी भी बहुत भोला है और उसने अब तक यह नहीं सीखा कि शक्ति और मानव स्वभाव का सही उपयोग कैसे किया जाता है। उसके चश्मे पर रोशनी चमकती है, जबकि वह अपने मन में आगे सोचता है कि अब वह अपने भतीजे को एक असली सबक सिखाएगा। उसके अनुसार चेन जैसे लोग अब प्रतियोगिता में उतरने की योग्यता भी नहीं रखते। नीचे सभागार में छात्र तेजी से अपनी टीम्स बनाने में जुट चुके थे। हर तरफ केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा था, प्रेसिडेंट गोंगटिंग। छात्र उसकी टीम में शामिल होने के लिए लगभग लड़ने को तैयार थे। एक विशाल भीड़ उसे चारों ओर से घेर लेती है और सब चिल्लाने लगते हैं कि कृपया उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया जाए। कोई कहता है कि वह 3 साल से स्टूडेंट काउंसिल में है और कभी टीम पर बोझ नहीं बनेगा। एक लड़की विनती करती है कि उसकी हीलर क्लास टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वहीं एक और छात्र तो इतनी हद तक चला जाता है कि वह कह देता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उसे अपना कुत्ता भी बना सकता है। गोंग टिंग की टीम का एक सदस्य भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश करता है। वह ऊंची आवाज में चिल्लाता है कि सब लोग शांत रहे, क्योंकि टीम में अधिकतम केवल एक और सदस्य जोड़ा जा सकता है। धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता है। पूरे सभागार में छात्र अपनी टीम्स को अंतिम रूप देने लगते हैं। हर जगह रिस्ट बैंड्स आपस में सिंक होते हैं और चमकती हुई टीम फॉर्म्ड नोटिफिकेशन दिखाई देती है। छात्र एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन इस सारी हलचल के बीच सुचेन अकेला एक कोने में खड़ा था। वह पूरी भीड़ से अलग और पूरी तरह अकेला दिखाई दे रहा था। सुचैन का एक रूममेट गहरी सांस छोड़ते हुए हार मानने जैसे स्वर में कहता है कि उन्होंने कई बार अलग अलग लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उनकी टीम में शामिल होने को तैयार नहीं हुआ। दूसरा लड़का चिंता से कहता है कि अभी तक उनकी टीम में केवल 4 लोग ही हैं। यदि ऐसा ही रहा तो वे लोग ग्रेजुएशन असेसमेंट में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। तीसरा साथी अब भी परिणामों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह कहता है कि यह सब बहुत अजीब है। आखिर चैन जैसा व्यक्ति सबसे निचली रैंक पर कैसे हो सकता है? लेकिन सुचैन की आंखें अब भी ठंडी थीं। वह पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहा था और समझ चुका था कि उनके खिलाफ जाल बिछाया गया है। उसे नियम अच्छी तरह याद थे। रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 5 सदस्य होना जरूरी था और उनमें से कम एक हाई ई रैंक का होना अनिवार्य था। अब यह स्पष्ट लग रहा था कि नियमों में बदलाव जानबूझकर उनके छात्रावास को निशाना बनाने के लिए किया गया है। ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट हर छात्र के लिए अपनी असली कीमत साबित करने का एकमात्र अवसर था। केवल वही छात्र भविष्य में अच्छे जॉब्स और शक्तिशाली गिल्ड्स में जगह पा सकते थे जो अपनी टीम के साथ ऊंचा स्कोर हासिल करते। तभी एक बड़ा होलोग्रामिक डिस्प्ले नियमों की विस्तृत जानकारी दिखाने लगता है। अंतिम परीक्षा में डेविल काफ के भीतर आने वाले राक्षसों की संख्या पूरी तरह टीम मेंबर्स की संख्या पर निर्भर करेगी। स्क्रीन पर बने चित्र ये समझाते हैं कि जितने अधिक सदस्य होंगे उतने ही अधिक राक्षसों का सामना करना पड़ेगा।
इसका मतलब यह नहीं था कि बड़ी टीम बनाकर जीत आसान हो जाएगी। असल में ज्यादा सदस्य होने का अर्थ था ज्यादा खतरा और ज्यादा कठिन लड़ाई। चेन और उसके साथियों के लिए स्थिति बेहद खराब थी। भले ही वे गोंगटिंग जैसी शक्तिशाली टीम में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन अब कोई भी कमजोर रैंक वालों के साथ टीम बनाने को तैयार नहीं था। पूरे स्कूल के सबसे निचले ई रैंक छात्रों में मालोंग, शांग यू और खुद चेन शामिल थे, और ये तीनों एक ही डॉर्मेट्री में रहते थे। यदि हालात ऐसे ही रहे तो उनका भविष्य पूरी तरह खत्म हो सकता था। तभी अचानक एक आवाज तनाव भरे माहौल को चीरती हुई सुनाई देती है। कोई श्यांग जुओ को पुकार रहा था। चौथा रूममेट आश्चर्य से सिर उठाकर देखता है। दूसरी टीम का एक सदस्य उसे अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि उनकी टीम में केवल एक सदस्य की कमी है। वह आगे कहता है कि शांगजू को उन 3 लो रैंक बेकार लोगों के साथ रहने की जरूरत नहीं है। यदि वह उनके साथ रहा तो शायद वह खुद भी ग्रेजुएशन असेसमेंट में हिस्सा लेने के योग्य नहीं रहेगा। सुचेन यह सब शांत चेहरा बनाए देखता रहता है, लेकिन उसके मन में अंधेरे विचार उठने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे तीनों पूरी तरह अकेले छोड़ दिए जाएंगे। उसके मन में वह दृश्य उभरता है जहां सभी उन्हें कमजोर और बेकार कहकर त्याग चुके हैं। उसे यह भी समझ आता है कि उनका मिड रैंक रूममेट भी उनके कारण नीचे गिर जाएगा और अपनी प्रतियोगिता का मौका खो देगा। लेकिन तभी शांग चुओ बेहद शांत स्वर में जवाब देता है, माफ करना। वह दूसरी टीम की ओर पीठ कर लेता है और अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर साफ घोषणा करता है कि उनके डॉर्मिटोरी ने बहुत पहले ही साथ टीम बनाने का फैसला कर लिया था। वह अपने रूममेट्स को कभी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही सामने वाली टीम गुस्से से भर उठती है। वे व्यंग्य से कहते हैं कि जैसा उसकी मर्जी, और याद दिलाते हैं कि उन्होंने तो केवल संख्या पूरी करने के लिए उसे बुलाया था। वे उसे मूर्ख कहते हैं और ताना मारते हैं कि वह खुद अपने लिए मुसीबत चुन रहा है। लेकिन शांगचू तुरंत पलटकर जवाब देता है कि उन्हें दूसरों को नीचा समझना बंद करना चाहिए। उसके शब्दों में पहली बार अपने दोस्तों के लिए सच्चा सम्मान दिखाई दे रहा था। उधर समय लगातार बीतता जा रहा था। सभागार में टीम रोस्टर्स तेजी से भरते जा रहे थे और स्क्रीन पर लगातार चेक मार्क्स दिखाई दे रहे थे। हर गुजरते मिनट के साथ उपलब्ध स्थान कम होते जा रहे थे। तभी चेन का एक साथी घबराकर स्क्रीन की ओर इशारा करता है और कहता है कि लगभग सभी टीम्स का गठन पूरा हो चुका है। अब मुश्किल से कुछ हाई ई रैंक छात्र ही बचे हैं और उनकी टीम को केवल एक सदस्य की जरूरत है, लेकिन कोई भी उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई दे रही थी, लेकिन इस पूरे समय सुचेन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में केवल ठंडा संकल्प चमक रहा था। उसके विचार सीधे उस व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं जो यह पूरा खेल चला रहा था, करियर ऑफिस डायरेक्टर गोंग शुआन। सूचन तुरंत समझ जाता है कि उसका और गोंगटिंग का सरनेम एक जैसा होना कोई संयोग नहीं है। वे दोनों शक्तिशाली गोंग फैमिली से थे। सूचन अपने मन में डायरेक्टर की पूरी योजना को जोड़ने लगता है। नियम बदलना, उसकी रैंक से छेड़छाड़ करना और उसे बाकी छात्रों से अलग थलग कर देना। वह भीतर ही भीतर उपहास करता है कि क्या वे सच में उसे गोंगटिंग के लिए खतरा मानते हैं। उसकी आंखों में कठोर चमक उभरती है, जबकि वह सोचता है कि ताकतवर लोग सच में अपनी शक्ति का इस्तेमाल जैसे चाहें वैसे करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सुचेन का संकल्प और मजबूत हो जाता है। वह मन ही मन घोषणा करता है कि वह हर हाल में इस ग्रेजुएशन असेसमेंट में हिस्सा लेगा। तभी उसके सामने क्लास स्विचिंग नोटिफिकेशन प्रकट होता है। अगले ही पल स्वर्णिम बिजली उसके शरीर के चारों ओर भड़क उठती है।
उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभर आती है, जबकि वह सोचता है कि यदि वे उसे इतनी खुली चुनौती दे रहे हैं तो अब उसे भी विनम्र बने रहने की कोई जरूरत नहीं। उसके मन में पहले से एक योजना तैयार थी। आखिर किसी की शक्ति साबित करने का एकमात्र तरीका केवल असेसमेंट नहीं होता। सुचैन से अचानक उठी उस भयंकर ऊर्जा ने पूरे सभागार के इंस्पेक्टर्स को चौंका दिया। उसके अपने साथी भी पूरी तरह घबरा गए और उनमें से एक चिल्लाकर पूछ बैठा कि आखिर वह करने क्या जा रहा है। तभी नरेटर बताता है कि अवेकनर स्कूल्स में छात्रों की क्षमता को निखारने के लिए एक विशेष ट्रेडिशन मौजूद होती है। आसपास खड़े छात्र पूरी तरह हैरान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि सुचेन आखिर क्या करने वाला है। लेकिन उस ट्रेडिशन का नियम बिल्कुल स्पष्ट और अटल था। किसी भी समय और किसी भी स्थान पर छात्र एक दूसरे को वन ऑन वन चैलेंज दे सकते थे। सूचन का अचानक उठता हुआ शक्ति विस्फोट दरअसल खुली चुनौती और उकसावे का संकेत था। वह जानता था कि अपनी असली ताकत दिखाने का यह सबसे सीधा तरीका है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकतर छात्र ऐसी अचानक चुनौती को अस्वीकार कर देते, लेकिन सुचेन को अपने लक्ष्य की प्रकृति अच्छी तरह पता थी। गोंगटिंग बेहद घमंडी था और वह कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटेगा। सूचन अपनी ठंडी लाल आंखों से सीधे गोंगटिंग को घूरता है, जबकि उसके मन में पूरी योजना पहले से साफ थी। यदि वह गोंगटिंग को हरा देता तो ऊंचा स्कोर पाने की चाह रखने वाले छात्र निश्चित रूप से उसकी टीम में शामिल होने आ जाते। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला होता है, सभागार के एंट्रेंस गेट से अचानक एक नई आवाज गूंजती है। वह आवाज सीधे सुचेन को पुकारती है और पूछती है कि क्या उसकी टीम में अभी भी लोगों की कमी है। पूरा सभागार एक साथ पीछे मुड़कर देखने लगता है। एंट्रेंस हॉलवे से एक रहस्यमयी छात्र धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और उसकी आवाज में हल्का मजाक और आत्मविश्वास घुला हुआ था। वह कहता है कि वह भी इस साल स्कूल की ग्रेजुएशन असेसमेंट में हिस्सा लेना चाहता है। कुछ ही क्षणों में वह आकृति स्पष्ट हो जाती है। वह एक बेहद आकर्षक युवती थी जिसके छोटे सुनहरे बाल चमक रहे थे। वह पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ कहती है कि उसने मिडिल स्कूल में ही डी रैंक हासिल कर ली थी और उसकी टीम में शामिल होने से सुचेन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही सुचेन के साथियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक मन ही मन सोचता है कि आखिर सुचेन की पहचान लिंगयू जैसी लड़की से कब और कैसे हुई। दूसरा साथी खुशी से लगभग उछल पड़ता है, लेकिन लिंगयू की इस घोषणा का सबसे बड़ा असर गोंगटिंग के समूह पर पड़ता है। उसकी टीम मेंबर्स पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उनमें से एक अपने रिश्तेदार की ओर मुड़कर हकलाते हुए पूछता है कि आखिर लिंगयू क्या कह रही है। उसके शब्दों ने पूरे सभागार को कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह शांत कर दिया था। यहाँ तक कि गोंगशुआन, जिसने सूचन को अलग थलग करने की पूरी योजना बनाई थी, वह भी एक पल के लिए बोल नहीं पाता, क्योंकि उसकी पूरी चाल अचानक बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। लिंगयू पूरे आत्मविश्वास के साथ स्तब्ध भीड़ के बीच से आगे बढ़ती है। उसके हाई हील्स की आवाज पूरे शांत सभागार में गूंज रही थी। आसपास खड़े छात्र फुसफुसाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सबके मन में केवल एक ही सवाल था कि स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट आखिर सुचेन जैसे नौसिखियों की टीम में शामिल क्यों होना चाहती है। धीरे धीरे फुसफुसाहट और बढ़ने लगती है। कुछ छात्र कहते हैं कि लिंग यू की बैकग्राउंड हमेशा रहस्यमयी रही है। दूसरों का दावा था कि वह शांति किंगडम से आई हुई कोई असाधारण प्रतिभाशाली लड़की है। इस पूरे दृश्य ने पूरे सभागार का माहौल पूरी तरह बदल दिया था। गोंगशो ने यह सब देखकर भीतर से गुस्से से भर उठता है और तुरंत
हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह ठंडी आवाज में लिंग यू को संबोधित करते हुए कहता है कि तकनीकी रूप से वह इस स्कूल की ग्रेजुएशन असेसमेंट में हिस्सा लेने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह केवल एक एक्सचेंज स्टूडेंट है। फिर वह नियमों का सहारा लेते हुए आगे कहता है कि स्कूल में आने के बाद उसने कभी आधिकारिक रैंक टेस्ट नहीं दिया, इसलिए उसका इस प्रतियोगिता में शामिल होना नियमों के खिलाफ है। उसका इरादा साफ था, वह किसी भी कीमत पर लिंग यू को सुचेन की टीम में शामिल होने से रोकना चाहता था। लेकिन तभी अचानक बैंगनी रोशनी की चमक के साथ एक विशाल और प्रभावशाली आकृति वहां प्रकट होती है। उस व्यक्ति की एक आंख के ऊपर बड़ा सा निशान था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि एक घबराया हुआ स्टूडेंट अचानक चिल्ला उठता है और कहता है, यह तो प्रिंसिपल है। ये देखकर गोंग शुएन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके मन में तुरंत सवाल उठता है कि आखिर प्रिंसिपल भी यहाँ क्यों आ गए। उधर प्रिंसिपल हल्की मुस्कान के साथ लिंग यू को संबोधित करते हैं। वह मजाकिया स्वर में पूछते हैं कि वह तो यहाँ केवल थोड़े समय के एक्सचेंज के लिए आई है। फिर वह इस मजे में शामिल होकर क्या करने की कोशिश कर रही है। सूचन यह सब देखकर भीतर ही भीतर चौंक जाता है। उसे याद था कि प्रिंसिपल की क्लास वॉरियर थी, लेकिन अभी अभी उन्होंने जिस तरह प्रकट होकर सबको चौंकाया था, वह किसी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी जैसा लग रहा था। प्रिंसिपल शांत स्वर में कहते हैं कि लिंग यू का इस प्रतियोगिता में शामिल होना बाकी छात्रों के लिए अनुचित होगा। लेकिन लिंग यू तुरंत चालाक मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये तो कितनी दुख की बात है। उधर सूचन चुपचाप उन दोनों शक्तिशाली लोगों की बातचीत देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आती है, क्योंकि उसकी पावर सेंस एबिलिटी अचानक सक्रिय हो उठती है। वह कोशिश करता है कि अपनी क्षमता से उन दोनों की वास्तविक शक्ति का अनुमान लगा सके, लेकिन अगले ही पल वह भीतर तक चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि वह उन दोनों की रैंक का पता ही नहीं लगा पा रहा। ये पहली बार था जब उसकी शक्ति किसी व्यक्ति को पूरी तरह पढ़ने में असफल हुई थी। दूसरी ओर डायरेक्टर गोंग शुआन को लगता है कि अब उसे स्थिति फिर से अपने नियंत्रण में लेने का मौका मिल गया है। वह तुरंत प्रिंसिपल की शुरुआती बात का समर्थन करते हुए कहता है कि प्रिंसिपल बिल्कुल सही है। उनके स्कूल की प्रतिष्ठा केवल इसलिए इतनी ऊंची है क्योंकि यहाँ हमेशा नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल उसकी ओर देखने तक की जरूरत महसूस नहीं करते। वह सीधे पूरे सभागार को संबोधित करना शुरू कर देते हैं। उनकी भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है जब वह कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का असली उद्देश्य सुपर क्लास अवेकनर्स को तैयार करना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देना है। वह ग्रेजुएशन असेसमेंट को दशकों पुरानी ट्रेडिशन बताते हैं और कहते हैं कि यह हर छात्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इसके बाद प्रिंसिपल की नजर अचानक बेहद तीखी हो जाती है और वह सीधे गोंग शुआन की ओर देखते हुए अपना अंतिम वाक्य बोलते हैं, यदि कोई छात्र कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण यह अवसर खो देता है तो उस जिम्मेदारी का बोझ स्कूल कैसे उठाएगा। ये सुनते ही गोंग शुआन के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक पड़ता है। वह तुरंत समझ जाता है कि प्रिंसिपल का यह वाक्य दरअसल एक छिपी हुई चेतावनी थी। उसके मन में घबराहट भर जाती है और वह सोचता है कि क्या प्रिंसिपल को यह पता चल गया कि उसने गुप्त रूप से सुचेन की रैंक के साथ छेड़छाड़ की थी। उसकी नजर प्रिंसिपल से हटकर लिंग यू पर जाती है और फिर आखिर में सुचेन पर टिक जाती है। तभी उसे अचानक पूरी स्थिति समझ आती है और वह सोचता है कि यह सब उस लड़के के लिए हो रहा है। अब ये समझते ही कि उसकी चाल पकड़ ली गई है, गोंग शुएन पीछे हटने का फैसला करता है। वह भीतर ही भीतर खुद को शांत करते हुए सोचता है कि अब उस बूढ़े आदमी से टकराने की जरूरत नहीं है। वह मन ही मन घोंगटिंग से कहता है कि वह उसकी मदद केवल यहाँ तक ही कर सकता था। उसके अनुसार स्कूल के सारे ऊंची रैंक वाले छात्र पहले ही अपनी टीम्स बना चुके थे, जबकि सूचन को अपने साथ 3 कमजोर साथियों को लेकर लड़ना होगा।
इस बार गोंगटिंग की जीत आसान होनी चाहिए। अगले ही पल गोंगशुआन तुरंत अपना रवैया बदल लेता है और झुककर प्रिंसिपल से सहमति जताता है। वह कहता है कि वास्तव में गलती उनके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की थी, जिसने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। तभी एक प्रॉक्टर मंच पर आता है और आधिकारिक घोषणा करता है कि अब वे टीम्स भी अपना रजिस्ट्रेशन जमा कर सकती हैं, जिनमें 5 से कम सदस्य हों या जिनमें हाई ई रैंक सदस्य मौजूद न हो। वह ऊंची आवाज में कहता है कि ग्रेजुएशन कॉम्बैट असेसमेंट के द्वार हमेशा सभी छात्रों के लिए खुले रहेंगे। नियम बदलते ही सुचेन की टीम के रिस्टबैंड्स एक साथ चमक उठते हैं और उनकी टीम आधिकारिक रूप से बन जाती है। उसके रूममेट्स खुशी से उछल पड़ते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि अब वे सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। प्रिंसिपल यह पूरा दृश्य शांत मुस्कान के साथ देखते हैं और फिर अपने पास खड़ी रहस्यमयी लड़की की ओर मुड़ते हैं। वह लिंगयू से कहते हैं कि सुचेन में उसकी रुचि उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। इसके बाद वह आने वाली लड़ाई के बारे में सोचते हैं। एक तरफ स्कूल के इतिहास की सबसे शक्तिशाली टीम थी, जिसका नेतृत्व गोंग तिंग कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ सुचेन और उसके 3 सबसे निचली रैंक वाले रूममेट्स थे। यह सोचकर प्रिंसिपल के चेहरे पर उत्सुक मुस्कान फैल जाती है। वह मन ही मन सोचते हैं कि अब उन्हें यह देखने की उत्सुकता है कि ये लोग कौन सी डेविल काप चुनेंगे और अंत में कितना स्कोर हासिल करेंगे। तभी प्रॉक्टर अगले चरण की घोषणा करता है। वह कहता है कि टीम फॉर्मेशन पूरा होने के बाद कैप्टन्स अब डेविल काप का चयन कर सकते हैं। लेकिन वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाता कि अचानक एक नोटिफिकेशन साउंड पूरे सभागार में गूंज उठती है। डिंग डोंग, सबमिटेड। प्रॉक्टर तुरंत चौंक जाता है और हकलाकर कहता है कि किसी टीम ने इतनी जल्दी डेविल्स केव चुन भी ली। अगले ही पल पूरी भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर उस चयन का ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका था। एक छात्र चीख उठता है कि यह तो सूचन की टीम है। सूचन की टीम ने पहले ही डेविल्स केव चुन ली। कुछ ही क्षणों में पूरा सभागार अविश्वास से भर उठता है। एक छात्र स्क्रीन की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है कि यह असंभव है। उधर सुचेन के अपने साथी भी घबराकर उसके पास पहुंच जाते हैं। वे उसे पकड़कर लगभग चिल्लाने लगते हैं कि क्या वह पागल हो गया है और तुरंत अपना चयन वापस ले। उनमें से एक तो घबराहट में उसे अपना पूर्वज तक कहकर पुकारने लगता है। वे सब लगातार पूछ रहे थे कि आखिर उसे पता भी है कि उसने कौन सी डेविल काफ चुनी है। लेकिन इस पूरे शोर के बीच सुचेन पूरी तरह शांत खड़ा रहता है। उसकी लाल चमकती आंखों में अडिग और भयावह आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। ग्रेजुएशन बैटल असेसमेंट वह पहला अवसर था जब छात्रों को वास्तविक डंजन में प्रवेश करने के लिए टीम बनानी पड़ती थी। इस परीक्षा में छात्रों को डंजन के भीतर मौजूद मॉब्स और मॉन्स्टर लॉर्ड्स को हराकर अंक अर्जित करने होते थे। डंजन को पूरी तरह क्लियर करने पर टीम अधिकतम 10 अंक प्राप्त कर सकती थी, लेकिन यदि कोई भी मॉन्स्टर जीवित बच जाता तो हर बचे हुए मॉन्स्टर पर 1 अंक काट लिया जाता। इसके अलावा डंजन बॉस को हराने के लिए अलग से 20 अंकों का बॉस स्लेयर बोनस रखा गया था और इस श्रेणी में असफल होने पर कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं कटते थे। टाइम लिमिट भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यदि कोई टीम सभी कार्यों को 1 घंटे के भीतर पूरा कर देती तो उसे अतिरिक्त 20 अंक मिलते, लेकिन टाइम लिमिट पार करने पर हर 5 मिनट में 1 अंक कम होता जाता। इसके बाद स्क्रीन पर अलग अलग डंजन रैंक्स की कठिनाई और स्कोर मल्टीप्लायर दिखाए जाते हैं। एफ रैंक डंजन में स्कोर पर 1.5 गुना बोनस मिलता था, जिससे अधिकतम 75 अंक प्राप्त किए जा सकते थे। वहीं ई रैंक डंजन 2 गुना बोनस देता था, जिससे टीम पूरे 100 अंक हासिल कर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि यदि कोई टीम ई रैंक डंजन में 100% कंप्लीशन, बॉस किल और टाइम लिमिट के भीतर क्लियर हासिल कर लेती
तो उसे परफेक्ट 100 स्कोर मिलता। यही कारण था कि ई रैंक डंजन को सबसे प्रतिष्ठित चुनौती माना जाता था। लेकिन उसके साथ खतरा भी उतना ही बड़ा था, क्योंकि वहां की कठिनाई साधारण छात्रों के स्तर से बहुत ऊपर मानी जाती थी। इसके बाद घोषणा की जाती है कि जिस टीम का स्कोर सबसे अधिक होगा उसके सभी सदस्यों को सीधे प्रतिष्ठित इंपीरियल गिल्ड की ओर से ऑफर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, टीम वोटिंग और इंस्ट्रक्टर एवेल्युएशन के जरिए चुने गए क्लास एमवीपी को इंपीरियल गिल्ड में सीधे मैनेजमेंट पोजीशन दिया जाएगा और साथ में 10 लाख यूएन का विशाल इनाम भी मिलेगा। ये सुनते ही पूरा सभागार उत्साह और स्ट्रेटजीज की चर्चाओं से भर उठता है। एक छात्र उत्साहित होकर बताता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम का अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड 90 अंक था और यह रिकॉर्ड उस प्रतिभाशाली पूर्व छात्र ने बनाया था जो आज इंपीरियल गिल्ड का लीडर है। दूसरा छात्र तुरंत जोड़ता है कि ई रैंक डंजन बेहद खतरनाक होता है और उसमें सफल होने के लिए टीम में कम से कम 3 डी रैंक मेंबर्स होना लगभग जरूरी है। अब पूरे हॉल की नजर केवल एक टीम पर टिक जाती है। छात्र आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि शायद केवल गोंगटिंग की टीम ही स्कूल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखती है। तभी अचानक पूरे सभागार में एक नोटिफिकेशन साउंड गूंज उठती है। एक चश्मा पहने छात्र चौंक कर अपनी स्क्रीन देखता है और अविश्वास से कहता है कि किसी टीम ने पहले ही अपना डंजन चुन लिया। उसकी आंखें अगले ही पल और चौड़ी हो जाती हैं जब वह देखता है कि यह सुचेन की टीम थी। वह लगभग चीखते हुए कहता है कि यह असंभव है। उसने उसने सच में वही चुना है। अगले ही पल स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखता है कि सुचेन ने डी रैंक डंजन चुन लिया है और अब टीम कंफर्मेशन का इंतजार हो रहा है। ये खबर सुनते ही पूरे सभागार में सनसनी फैल जाती है। छात्र घबराकर एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि क्या सुचेन ने गलती से गलत बटन दबा दिया है। कोई कहता है कि आज तक किसी ने डी रैंक डंजन को सफलतापूर्वक क्लियर नहीं किया। इतने में सुचेन की टीम का एक सदस्य भागता हुआ उसके पास आता है और स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए लगभग चिल्ला उठता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। उसे अंदाजा भी है कि उसने क्या चुन लिया है। दूसरी ओर उसका एक और साथी पूरी तरह टूट जाता है। वह सिर पकड़कर बैठ जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि आखिर वह ऐसे पागल इंसान की टीम में कैसे फंस गया। उसके रिस्टबैंड पर नोटिफिकेशन चमकता है कि कैप्टन ने डी रैंक डंजन चुना है। क्या वह टीम में शामिल होने के लिए सहमत है? वह घबराकर मन ही मन सोचता है कि क्या अभी भी टीम छोड़ने का समय बचा है। इसी बीच घुंघराले बालों वाला एक छात्र डर से कांपती आवाज में सीधे सुचेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने इस फैसले के बारे में सच में सोच लिया है। यह कोई साधारण डंजन नहीं बल्कि डी रैंक डंजन है। सुचेन बिना जरा भी घबराए शांत स्वर में जवाब देता है, हाँ, मैंने इस बारे में पूरी तरह सोच लिया है। तभी अचानक सभागार में एक और सबमिशन अलर्ट गूंज उठता है। सभी छात्र चौंक कर स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं और अगले ही पल पूरे हॉल में सनसनी फैल जाती है। दूसरी टीम ने भी डी रैंक डंजन चुन लिया था। स्क्रीन पर गोंगटिंग की तस्वीर उभरती है और उसके नीचे कंफर्मेशन मैसेज चमकता है, सिलेक्टेड डंजन डी रैंक। सभी टीम मेंबर्स ने पुष्टि कर दी है। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी कंफर्मेशन भी सामने आती है। सिस्टम की आवाज गूंजती है कि टीम गोंगटिंग ने सफलतापूर्वक अपना डंजियन सबमिट कर दिया है। पूरा सभागार हंगामे में बदल जाता है। छात्र अविश्वास से चिल्लाने लगते हैं कि एक और टीम ने डी रैंक डंजन चुन लिया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच गोंगटिंग की टीम बिल्कुल शांत दिखाई देती है। गोंगटिंग अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुकता है और होठों पर हल्की मुस्कान लाकर कहता है कि इस साल का मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। उसी समय उसकी टीम में बैठी एक सुनहरे बालों वाली लड़की व्यंग्य से सुचेन की टीम की ओर देखती है।
वह तिरस्कार भरे स्वर में कहती है कि आखिर वह टीम इतनी ताकतवर बनने का दिखावा क्यों कर रही है, जबकि उन्हें अपनी वास्तविक क्षमता का अंदाजा तक नहीं है। वह दूर खड़ी सुचेन की टीम की ओर देखते हुए आगे कहती है कि वे लोग जानते हैं कि उन्हें आखिरी स्थान ही मिलेगा, इसलिए सिर्फ ध्यान खींचने के लिए यह नाटक कर रहे हैं। फिर वह हंसते हुए कहती है कि यह डी रैंक डंजियन है, सुचेन के साथी कभी भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे। बेहतर होगा कि वे अभी ही टीम बदल लें, जबकि उनके पास पीछे हटने का मौका बाकी है। दूसरी ओर सुचेन की टीम में घुंघराले बालों और चश्मे वाला छात्र अपने कैप्टन को लगातार देख रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक दृढ़ संकल्प उभरने लगता है। वह मन ही मन सोचता है कि सुचैन के चेहरे पर अब जो भाव है वे पहले कभी नहीं देखे। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है जब स्कूल के पूरे समय में सुचैन लगभग हर बात में उसी पर निर्भर रहता था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा इंसान पूरी तरह बदल चुका था। आखिरकार वह दांत भींचकर अपने रिस्ट बैंड पर कंफर्म बटन दबा देता है। वह कहता है कि उन्होंने पिछले 4 साल साथ बिताए हैं, इसलिए अब वह अंत तक उसके साथ रहेगा। उसके बाद दूसरा साथी भी आगे बढ़कर अपनी भागीदारी की पुष्टि कर देता है। वह कंधे उचकाकर कहता है कि आखिरी स्थान पर रहना तो वैसे भी तय है, चाहे डी रैंक डंजन हो या एफ रैंक डंजन, अब उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हार ही निश्चित लग रही है तो क्यों न डी रैंक डंजन में जाकर देखा जाए कि आखिर वहां है क्या। ये देखकर तीसरा साथी, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अचानक गुस्से में भर उठता है। वह उछलकर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वह इस टॉम का सबसे ताकतवर लड़का है, तो फिर सबसे आखिर में फैसला लेने वाला वही क्यों बने। अगले ही पल वह भी गुस्से में कंफर्म बटन दबा देता है और कहता है कि वह भी शामिल है। अब जब जल्द ही सब ग्रेजुएट होने वाले हैं तो फिर पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई क्यों न लड़ी जाए। आखिरकार अंतिम कंफर्मेशन पूरी होते ही सिस्टम घोषणा करता है कि टीम सुचेन ने सफलतापूर्वक अपना डंजियन सबमिट कर दिया है।